नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे तो लगातार ये चर्चा चल रहा था कि भारत में कामकाज करने के कितने घंटे होने चाहिए निर्धारित, यानी कि एक दिन में कोई आदमी कितना काम करे। कुछ उद्योगपति ने यहाँ तक कह दिया था कि काम करने का घंटा 14-15 आवर होने चाहिए। इस बात को लेकर के तमाम तरह के बहस छिड़ गए थे। ये सारे बहस चल ही रहा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है और केंद्र सरकार ने जो न्यू लेबर लॉ था उसको लेकर के जो 4 रूल था, आपको ध्यान होगा, उसमें से 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं वो धरातल पर उतरता हुआ अब नजर आ रहा है। यहां पर देखेंगे सेंट्रल नोटिफाइज फाइनल आईआर वेज कोड रूल्स। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2 और बाकी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस चारों को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, और इसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो लोग भी जहां भी कामकाज कर रहे हैं उनके कामकाज पर व्यापक असर पड़ने वाला है। क्या क्या असर पड़ेगा, कामकाज के घंटों में कितनी बदलाव होने वाली है, ये तमाम चीजें आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहां पर फिलहाल केंद्र सरकार ने जो किया है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि साप्ताहिक कार्य समय को 48 घंटे तक सीमित कर दिया गया है। यानी कि एक सप्ताह में, एक तो आपका संडे हो गया, बहुत जगह सैटरडे की भी लीव रहती है, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 48 घंटा एक सप्ताह में आपको काम करना है। ये केंद्र सरकार ने अब आपको बता दिया है। फाइनली जो है इसको अमली जामा पहना दिया गया है। अब एक होता है ओवर टाइम की बात, कि अगर कहीं पर कोई इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, सरकार के साथ काम कर रहे हैं, 48 घंटे से ज्यादा अगर आपसे काम लिया जाता है, फिर उस स्थिति में क्या सिचुएशन होगा। तो कहा गया है कि सीमा से अधिक काम करने पर कर्मचारियों को प्रति घंटे, यानी कि जितने भी घंटे आप ज्यादा काम करेंगे, वेतन का दुगुना भुगतान आपको किया जाएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर के केंद्र सरकार ने वेतन संहिता यानी कि वेज कोड और औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड से जुड़े अंतिम नियम क्या कर दिए हैं, नोटिफिकेशन में डाल दिया है, नोटिफाई कर दिया है। और 2 श्रम कोड, चूंकि मैंने 4 कहा था कि 4 लेबर कोड था, तो 2 तो यहां पर नोटिफाई हो गया, 2 बच गया है। हालांकि उसकी चर्चा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उसमें क्या क्या बातें हैं। इसके नियम अभी लागू नहीं किए गए हैं, नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, तो ये पूर्व की भांति ही इससे संबंधित चीजें चलती फिलहाल रहेगी। जब इसको लेकर के भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इस पर भी बातें की जाएगी। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। देखिए, लगभग अगर देखा जाए तो सभी राज्य सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के पहले से भी सहमत रही है। अपने यहाँ नए श्रम कानून लागू करने को लेकर के वह तत्पर रही है, और अब लागू तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, जो पश्चिम बंगाल की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले ममता बनर्जी की सरकार रही, अब शुभेंदु अधिकारी आज शपथ ले चुके हैं, तो अब मुख्यमंत्री हो गए। बीजेपी के तरफ से देखा जाए तो पहली बार सरकार बना है पश्चिम बंगाल में, और पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो अब यह उम्मीद किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो होता रहा कि केंद्र सरकार के तमाम रूल रेगुलेशन को सही से लागू नहीं किया जाता रहा है, उसको अब लागू करने की बात की गई है। अब यहां पर देखेंगे श्रम सुधारों का क्रियान्वयन चरण किस ओर लाने की प्रयास किए जा रहे हैं। लोग जहां भी जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा, इन तमाम चीजों को समझते हैं। यह अधिसूचना जो है श्रम सुधारों को नीति से वास्तविक क्रियान्वयन की ओर ले जाने वाला बड़ा कदम है। जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई अभी तक क्या था, कागजों में था, पॉलिसी मेकिंग हो गया था, लेकिन अब धरातल पर उतरने वाला है। जो कामकाजी लोग हैं उनके जिंदगी को भी अब ये प्रभावित करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर यह कहा गया है कि नियम मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर लागू होगा जहां केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार मानी जाएगी। तो फिलहाल अभी आपको यही देखने को मिलेगा, जैसे कि दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, खनन, तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह, हवाई परिवहन और केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण, यानी कि जो पीएसयूज होते हैं, वहां फिलहाल देखने को आपको मिलेगा। समय के साथ आप देखेंगे इसे हर जगह लागू किया जाएगा। अब वेतन व्यवस्था में बदलाव को लेकर के बात की गई है। नए वेज कोड के तहत केंद्र सरकार अब न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय फ्लोर वेज तय करने का अब यहां पर अधिकार मिल गया है केंद्र सरकार को। ठीक है, इसके साथ ही वेतन के समय पर भुगतान की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से अब स्पष्ट तरीके से बताना अनिवार्य हो जाएगा। जो एक और बदलाव हुआ उसमें कहा गया कि अब ठेका श्रमिकों को बोनस भुगतान की जिम्मेदारी अब जो है केवल ठेकेदार पर नहीं होगी, बल्कि मुख्य जो नियोक्ता होंगे
इसके लिए भी उनको उत्तरदायी माना जाएगा। अभी तक वो इस काम से पल्ला झाड़ लेते थे कि भाई हमारा ये काम नहीं है, लेकिन अब यहां पर उनको इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम डीए की बात करेंगे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि जब हम सीपीआई आईडब्ल्यू करते हैं तो उसमें बदलाव के आधार पर ही साल में 2 बार संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। कितनी बार? 2 बार संशोधित एक एनुअल ईयर में ये किया जाएगा। ये भी प्रावधान अब फाइनल हो गया है। ओवर टाइम के नियम, इसको लेकर के बहुत ज्यादा अस्पष्टता था, यहां पर ये चीजें क्लियर की गई है कि ओवर टाइम को लेकर के कुछ अस्पष्टताएं अभी बनी हुई है, लेकिन इतना तय है कि अगर वेतन है तो जो नियमित वेतन है पर आवर दोगुना आपको उसकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है। राष्ट्रीय रीस्किलिंग फंड, ये सबसे बेहद जरूरी था। कुछ यूरोपीय देशों में ये इस तरह की चीजें होती है, भारत में नहीं होता रहा है। यानी कि जब छटनी करने की बात करते हैं ना, जब हम फायरिंग करते हैं, मतलब फायर कर देते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो हम ये नहीं देखते कि उनमें वो स्किल नहीं है कि कहीं और जाकर के नौकरी ले सके। तो यहां पर यह बात किया गया है कि औद्योगिक संबंध संहिता के तहत सरकार ने राष्ट्रीय रिस्किलिंग फंड की स्थापना का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? छटनी या नौकरी जाने की स्थिति में श्रमिकों को एक मुश्त मुआवजा देने के बजाय उन्हें नए कौशल सीखने और रोजगार पाने में सहायता भी करना पड़ेगा। ये प्रावधान किया गया है। इस फंड का वित्त पोषण मुख्य रूप से नियोक्ताओं द्वारा किया जाएगा। कौन सा फंड? यहाँ पर राष्ट्रीय रीस्किलिंग फंड की बात जो की गई है, जिससे हर छटनी किए गए कर्मचारी के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर योगदान देना अनिवार्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि अगर आगे से आपकी नौकरी चली भी जाती है तब भी आपके लिए ये होगा कि नए स्किल सिखाए जाएंगे, कहीं और आपको नौकरी की जरूरत होगा तो उसमें काम आएगा। जो 4 श्रम संहिता था, लेबर रिफॉर्म्स बिल थे, जिसमें वेज कोड को नोटिफाई कर दिया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस को जो कोड है इसको नोटिफाई किया गया है। सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर, ये दोनों फिलहाल पेंडिंग है। तो पूर्ववत के कानून के हिसाब से ही फिलहाल मामला चलेगा, समय के साथ इस पर बात की जाएगी। मजदूरी संहिता 2019 ये नोटिफाई हो चुका है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या क्या? देखिए 8 मई 2026 को आया है ना, ये सरकार का जो गैजेट होता है, देखिए भारत का जो राजपत्र है द गैजेट ऑफ इंडिया, इसमें प्रकाशित कर दिया गया। इसमें प्रकाशित करने का मतलब है सरकार ने इस संहिता को नोटिफाई कर दिया। कहने का मतलब धरातल पर ये अब उतर चुका है, ये आ चुका है, अब ये लागू करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? यह संहिता सुनिश्चित करती है कि हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन मिले और श्रम की गरिमा के साथ उसके साथ तालमेल बिठाया जाए। अब देखिए न्यूनतम वेतन अब बढ़ने वाला है देश में, हालांकि 8 पे कमीशन की जो बात की जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा, तो छलांग लगने वाला है। तो श्रमिकों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिकरण करना, यानी कि अब सभी क्षेत्रों और संगठित और असंगठित श्रमिकों पर भी ये लागू करने की बात की गई है। राष्ट्रीय आधार वेतन, यानी कि केंद्र सरकार जमीन स्तर पर और क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर इसे निर्धारित करेगी और राज्यों को क्या करना होगा? इससे कम वेतन तय करने की अनुमति दी जाएगी। तो केंद्र सरकार अलग तरीके से, राज्य सरकार अलग तरीके से, उनको थोड़ा छूट दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमित वेतन की समीक्षा करने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत आर्थिक जो परिस्थिति होगा, महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई अब इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और पैकेज लोगों का सैलरी नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर रिव्यू करने की बात की गई है। विवादों में प्रमाण प्रस्तुत करने का भार जो है वह नियोक्ता पर ही दिया गया है। तो यह संहिता क्या होगा? वेतन असमानता घटाने के लिए, चूंकि न्यूनतम वेतन बढ़ रहा है, इसके अलावा श्रमिकों की आय सुरक्षा बढ़ेगी अगर उनकी सैलरी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, और उनके अधिकारों की कानूनी मान्यता देने के लिए भी कारगर होगा। दूसरा जो है सामाजिक सुरक्षा संहिता, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, ये अभी नोटिफाई नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आगे चल करके लागू किया जाएगा, तब इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल से। यह क्या है? भारत में जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा, शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या है? सोशल सिक्योरिटी कोड्स है ना, यानी कि सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की जैसे ही बात करेंगे तो क्या आएगा? बीमा आएगा, पेंशन आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस आएगा, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत बात की जाएगी ताकि समावेशी विकास सभी का हो सके। 9 प्रमुख कानूनों का इसमें क्या किया है? कोड है। कोड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कानूनों को एक जगह इकट्ठा कीजिए, उसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है। जैसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, प्रसूति और मातृत्व लाभ आदि, ये सब देखिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये चीजें हैं। गिग श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राष्ट्रीय कार्यबल में शामिल करने की बात की गई है। गिग और असंगठित क्षेत्र पे जरा ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में यूपीएससी में है।
प्रत्येक श्रमिक को विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रदान की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा, देखिए स्वास्थ्य बीमा की बात की गई है, इसके अलावा पेंशन और मातृत्व सहायता जाहिर सी बात है ये महिलाओं को दी जाएगी। तो ये सुविधाएं प्रत्यक्ष वितरण संभव हो पाएगा। तो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत ये देखा जा रहा है और ये सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को, मतलब ये है कि जितने भी श्रमिक जहां भी काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी के अंदर लाया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से सम्मानजनक तरीके से वो जहां भी होंगे काम कर पाएंगे और अपना गरिमामयी जीवन जी पाएंगे। अब तीसरे चलते हैं, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। देखिए ये भी अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, ये भी पेंडिंग में है। तो पहला मैंने बताया था वेज कोड वाला, वो नोटिफाई, बाकी जो सोशल सिक्योरिटी और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 ये भी पेंडिंग है। एक और बताऊंगा जिसको लेकर के नोटिफिकेशन आया है, तो समय के साथ इस पर भी जल्दी सरकार इसको नोटिफाई कर सकती है। ठीक है, इसका उद्देश्य हालांकि क्या है, कार्यस्थल पर क्या है, देखिए व्यावसायिक सुरक्षा, जहां पर आप काम करते हैं जिस इंडस्ट्री में, वहां आपकी सिक्योरिटी कैसे है, स्वास्थ्य की दशाएं और जहां काम कर रहे हैं वहां कैसा माहौल है, इन तमाम चीजों को लेकर के बात किया जाएगा। तो कार्य स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमामयी कार्य परिस्थितियां ये देना होगा। यानी कि प्रतिष्ठान की परिभाषा का विस्तार हुआ, अब लाखों श्रमिक सुरक्षा कानून के दायरे में आएंगे। यहां पर ज्वाइनिंग लेटर देना अब अनिवार्य कर दिया गया। बहुत सारे लोग वहां बहुत जगह जो काम करते हैं तो उनके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर है ही नहीं, तो वहां से जब उनको फायर हो जाते हैं तो आगे कहीं वो काम करने नहीं जा पाते हैं। तो पदनाम, श्रेणी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा विवरण, ये सब जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उसमें शामिल रहता है। निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच कराना पड़ेगा। लैंगिक समानता जैसे ही कहा गया, तो महिला श्रमिकों के लिए सभी प्रतिष्ठानों और जो नाइट शिफ्ट होता है उसमें काम करने की अनुमति यहां पर दी गई है। तो काम करने के अवसर यहां पर महिलाओं के लिए बढ़ेगा। हालांकि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ दिया गया है नाइट शिफ्ट में कि तमाम तरह की सुरक्षा की व्यवस्था उनके लिए किया जाएगा। तो कामकाजी श्रमिकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य पर व्यापक ध्यान देने के लिए किया गया है ताकि वो सम्मान के साथ काम कर सके। जो एक और महत्वपूर्ण, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, यह नोटिफाई हो गया है। ठीक है, तो पहला वाला वेज कोड और ये वाला यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 ये नोटिफाई हुआ। देखिए ये भी 8 मई 2026 को इसको भी गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। ये धरातल पर आ चुका है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए क्या यहां पर लिखा हुआ है, औद्योगिक संबंध। तो जहां भी आप काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉय है, जिस इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, वहां कैसा उस इंडस्ट्री के साथ, वहां के मालिक के साथ, सरकार मालिक है तो सरकार के साथ आपका संबंध कैसा होता है, इन तमाम चीजों को मुख्य रूप से बात की गई है। कुल मिलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण को डेवलप करने की कोशिश इसके अंतर्गत किया गया है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों को स्पष्ट, संरचित और न्याय संगत बनाना है। विशेषताएं क्या हो गए, 3 पुराने अधिनियमों का इसमें एकीकरण किया गया है। 3 जो पुराने लॉ हैं एक साथ ला दिया गया। 20 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में शिकायत निवारण समितियां होगी, यानी कि कोई भी कंपनी सरकार की है तो जहां पर 20 से अधिक लोग काम करते हैं तो वहां पर शिकायत निवारण समिति बनाना होगा ताकि विवादों का शीघ्र समाधान किया जा सके। छटनी के मामले में कहा गया है 30 दिन का नोटिस और पर्याप्त मुआवजा भी अब देना पड़ेगा। और यह संहिता श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करती है और औद्योगिक विवाद अगर होता है तो उसको कैसे कम किया जा सके, कैसे श्रमिकों की जो है गरिमामयी जीवन दिया जा सकता है इंडस्ट्री में, खास करके उस पर ध्यान देने के लिए लिया गया है। देखिए लेबर लॉ की जब हम चर्चा करते हैं, पूरी बात हमने किया श्रम कानून। ये श्रम कानून क्यों, आखिर इतनी सारी बातें क्यों, क्योंकि ये नियम और वैधानिक प्रावधान का समूह है। हम ये चाहते हैं, इसके माध्यम से हमारी सरकार चाहती है कि कर्मचारी जो नियोक्ता है और ट्रेड यूनियन, इसके बीच संबंध बेहतर हो। क्योंकि आप पुराने फिल्म देखते होंगे ना, लगातार ट्रेड यूनियन के खिलाफ एक्टर जो है वो लड़ते रहता है कर्मचारियों के साथ। बहुत सारे ऐसे फिल्म आए एक समय 80 के दशक में, जो ढेर सारे ऐसे फिल्म देखने को मिला। क्योंकि लगातार अगर टकराव होगा तो उसका प्रभाव हमारे देश के जो उत्पादकता है उस पर भी पड़ता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इन तमाम चीजों के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। एक संभावित प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जिस तरह से ये लागू किया गया है, खास करके ये कहा गया है कि सप्ताह में 48 घंटा ही अब आपको काम करना है, ये कितना कारगर होगा। ओवर टाइम पर सैलरी का दुगुना आपको मिलेगा। इससे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इंडस्ट्री में या सरकार के अंतर्गत काम करने वाले लोग हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने विचार तर्क के साथ लिख करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।